Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट, हमने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, कॉर्पोरेट लॉ, या इसको हम कंपनी लॉ या कंपनी एक्ट 2017 भी कह सकते हैं, बल्कि कहते हैं तो ये जनरली कम्प्रीहेंसिवली कॉर्पोरेट लॉ के अंदर फॉल करता है, कॉर्पोरेट लॉ की बुक है। तो इस नए सब्जेक्ट को भी आज हमने अपनी लीगल लेक्चर्स की सीरीज़ का हिस्सा बनाया। हमारा जो क्वेश्चन होगा हमारे कॉर्पोरेट लॉ का, कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट 2017 का फर्स्ट क्वेश्चन मीटिंग होगा, लेकिन उससे पहले मैं थॉरली कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा, ताकि आपको इन फ्यूचर जब लेक्चर्स आपके फर्दर अपलोड हों, आपके सामने आए, तो आप आसानी से समझ सकें कंपनी है क्या, वर्क कैसे करती है, ये बेसिक है क्या, क्यों इसको एक इंसान कहा जाता है। तो इसकी अगर हिस्ट्री के ऊपर हम जाएँ कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई, इनिशिएटिव्स का कहाँ से हुआ, कैसे डेवलप हुई, दुनिया के अंदर इतनी तेज़ी से ये कैसे तरक्की कर गई कि आज इंडिविजुअल बिजनेस की निस्बत कंपनी को बनाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा बेनिफिट्स का हामिल है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूला करें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आपकी एक्सेस में रहें और उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। क्योंकि मेरे इस चैनल की मिसाल अंधेरे कमरे के अंदर उस बटन की सी है कि जिसको आप आके ऑन करेंगे तो आपको लाइट मिलेगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, अपने दोस्तों के साथ, अपने हल्का अहबाब के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेजेस के अंदर। तो अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में मैं अपने सोशल नेटवर्क के लिंक भी दे दूंगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेजेस, व्हाट्सएप ग्रुप्स, कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप्स, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेजेस उनको भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाले इन फ्यूचर। मजीद बरहां मैं अपने लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलूँ। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनका सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। कंपनी, व्हाट इज़ कंपनी, कॉर्पोरेट कैसे काम करती है। बेसिकली अगर हम इसकी हिस्ट्री पर जाएँ तो कंपनी की जो शुरुआत है, जो इसका इनिशिएटिव है, वो बहुत पहले ही लिया जा चुका था। इसकी जो हमें हिस्ट्री के अदवार मिलते हैं वो रोमन एम्पायर्स और ग्रीक एम्पायर से, जिसको हम ग्रीस भी कहते हैं, ग्रीक एम्पायर से इसके जो हिस्ट्री के अदवार मिलते हैं। हमें कुछ एस्पेक्ट्स, हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जहाँ से ये ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, इस चीज़ को तस्लीम किया जा सकता है कि ये ग्रीक एम्पायर्स के दौर से या रोमन एम्पायर्स के दौर से ही कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका बिजनेस है, वो स्टार्ट हो चुका था। क्योंकि उस वक्त वो इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ जा रहे थे, इंटरनेशनल ट्रेड को वो ज़्यादा अपने लिए फ़ायदेमंद समझ रहे थे। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो एस्पेक्ट है, वो रोमन एम्पायर से, ग्रीक एम्पायर से जाकर मिलता है, इसकी जो कड़ी हैं। बट ये जो मॉडर्न कंपनीज़ हैं, ये जो मॉडर्न डेवलपमेंट है, ये उसके बहुत देर के बाद स्टार्ट हुई। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर बढ़ती गई, ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर जैसे ही दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड बनती गई, लोग एक दूसरे से बाहमी रवाबत के ऊपर ज़्यादा यकीन रखने लगे, एक दूसरे के साथ बिजनेस करने को, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने को, आइडिया शेयर करने को लोगों ने ज़्यादा अपने लिए फ़ायदेमंद समझा, अपने माशरे के लिए, अपने स्टेट्स के लिए। तो ये बिज़नेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी परवान चढ़ने लगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्सेप्ट बढ़ता गया। लोग अपने ममालिक से दूसरे ममालिक में जाकर ट्रेड करते थे, लोग एक ग्रुप की सूरत में, कुछ पर्सनस की सूरत में, पार्टनरशिप की सूरत में बिजनेस करते थे, अपने मुल्क के अंदर, अपने मुल्क से बाहर। तो बेसिकली कंपनी को जो ज़्यादा हाइप मिली, जो ज़्यादा पीक मिली, जो इसको ज़्यादा सक्सेस मिली कंपनी कॉन्सेप्ट को, वो 16वीं सेंचुरी में, 16वीं सदी में मिली। जो रॉयल कल्चर था उसने ट्रेड के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए कंपनीज के जो कॉन्सेप्ट है इनको लॉन्च किया। और ये इसके बारे में भी दो राय हैं, कुछ इनको जोड़ते हैं जर्मन से, कुछ इनको जो है वो ग्रीक की ही एक नस्ल से जोड़ते हैं, लेकिन ग्रीक की और रोमन्स की ही एक जो नस्ल है वो इंग्लैंड के अंदर। तो एनीवे जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें बुक्स के अंदर मिलता है वो ये कि इंग्लैंड के अंदर इस प्रिंसिपल को डेवलप किया गया कि ट्रेड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। अब एक शख्स के पास सिर्फ 1 लाख रुपया है, तो वो कैसे दूसरे लोगों के एतमाद में लेकर उनकी इन्वेस्टमेंट को भी अपने बिजनेस में शामिल करवा सकते हैं और अपने बिजनेस को एक बड़ा और थॉरली बना सकते हैं। तो 16वीं सदी के अंदर इसको ज़्यादा सक्सेस मिली, इस कंपनी के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा इसको अरूज मिला। आहिस्ता आहिस्ता मिड 17th सेंचुरी में 1740-50 के आसपास इसको ज़्यादा पीक मिलना शुरू हुई, लोगों के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करने लगे। यार कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी का जो पर्पस है वो ज़्यादा फायदेमंद है बनिस्बत इंडिविजुअल बिजनेस के, बनिस्बत अकेले काम करने के। और जो इसकी बेसिक जहां से कंपनी का जो प्रिंसिपल है वो सेटल होकर दुनिया के सामने आया,
جہاں سے کمپنی کو ان کارپوریشن ان پرسن کی حیثیت ملی, جہاں پر کمپنی کو ایک پہچان ملی, ایک لیگل اینٹی, ایک لیگل ایگزسٹنسی ملی, وہ تھا پہلا کیس سیلمن ورسز سیلمن کو لمیٹڈ, سیلمن ورسز سیلمن کمپنی لمیٹڈ. اس کیس نے کمپنی کو ایک لیگل اینٹی دلائی, ایک لیگل پہچان دلائی. تو بیسیکلی کمپنی کو اگر ہم یہ کہیں کہ سیلمن ورسز سیلمن ایک ایسا واحد کیس ہے جس نے کمپنی کو اثر نو دنیا میں ایک نئی پہچان دلائی, ایک نیا پرنسپل ڈیولپ کیا, تو یہ غلط نہیں ہوگا. سیلمن ورسز سیلمن جو کیس تھا یہ 1896 کے اندر دائر کیا گیا اور 1897 کے اندر اس کی لینڈ مارک ججمنٹ آئی. لینڈ مارک ججمنٹ کہتے ہیں ایسی ججمنٹ کو جو تمام حال احوال, تمام احاطے کو فلفل کرتی ہے, تمام کرائٹیریا کو وہ فلفل کرتی ہے, تمام چیزوں کو ایک ایک چیز کے اندر رائٹ, لائبلٹیز, ڈیوٹیز کو وہ مینشن کرتے ہیں. تو دیٹ از کالڈ لینڈ مارک ججمنٹ. تو لینڈ مارک ججمنٹ کے اندر جس کیس کے اندر یہ ججمنٹ دی گئی وہ سیلمن ورسز سیلمن کو لمیٹڈ تھا, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی تھا. یہ کیس ڈیسائیڈ کیا گیا 16 نومبر 1897 کے اندر, اور یہ ججمنٹ بھی 1897 کے اندر دی گئی. اس کی جو سائٹیشن ہے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں 1897 AC 22 اس کی سائٹیشن ہے. اس کیس کو جن ججز نے سنا اور جنہوں نے اس کو ڈیسائیڈ کیا ان ججز کے نام ہیں لارڈ میکنیگتھن, لارڈ ہرشبلی اور لارڈ ہارشل. یہ کچھ عجیب سے نام ان کو آپ دیکھ لیجیے گا. تو سیلمن ورسز سیلمن کو لمیٹڈ سے کمپنی کو ایک لیگل اینٹی ملی. لیگل اینٹی کیا ہے کہ کمپنی اپنے آپ کے اندر ایک انسان ہے, اس کے اندر روح نہیں ہے, سانس نہیں لیتی, لیکن یہ وہ تمام کام کر سکتی ہے جو کہ ایک انسان کرتا ہے, اور اس کے ساتھ وہ تمام کام کیے جا سکتے ہیں جو انسان کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں. اب غلط طرف نہ جائے گا, اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا, شادی نہیں ہو سکتی. تو یہ اپنے ان دو چیزوں کو چھوڑ کر سانس لینے کے علاوہ اور شادی کے علاوہ یہ ہر کام کر سکتی ہے, ہر طریقے سے. ہاں شادی کی ایگزامپل آپ اس طرح سے لے لیتے ہو کہ یہ جو کمپنی ہے کسی اور کمپنی کو اپنے اندر ضم کر لیتی ہے, یا یہ کمپنی کسی اور کمپنی میں ضم ہو جاتی ہے. گروپ آف کمپنیز جو بن جاتے ہیں, ایک سے دو جو بنتے ہیں. تو ان شارٹ کہ اس کے خلاف دعویٰ کیا جا سکتا ہے, یہ دعویٰ کر سکتی ہے, اس کے اوپر ٹاٹ کیا جا سکتا ہے, یہ ٹاٹ کر سکتے ہیں. تو کمپنی اپنے آپ کے اندر تمام کام کر سکتی ہے, تمام وہ کام جو ایک انسان کرتا ہے. تو اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ کمپنی از اے انکارپوریشن, از اے لیگل اینٹی. بیسیکلی جو کمپنی کا کانسیپٹ ہے, یہاں پر گروپ آف پرسنز کام کرتے ہیں, اکیلا انسان کام نہیں کرتا. اس کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, CEO, مینیجر, آڈیٹر, ایٹسٹرا, جتنے بھی اس کا. تو یہ گروپ آف پرسنز کی صورت میں کام کیا جاتا ہے اس کے اندر. کمپنیز کا جو پرنسپل ہے وہ اس لیے بھی دنیا کے اندر زیادہ فیمس ہوا کہ اگر انڈیویجول پرسن بزنس کرتا ہے اور گروپ آف پرسنز بزنس جب کرتے ہیں تو وہاں پر پروفٹ کی شرح انڈیویجول پرسنز کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. جہاں پر گروپ آف پرسنز کام کرتے ہیں تو وہاں پر پروفٹ کی شرح زیادہ ہوتی ہے بنسبت انڈیویجول پرسنز کے. تو اس لیے کمپنی کے پرنسپل کو بہت زیادہ ہوا ملی, بہت زیادہ سکسیس کامیابی ملی, اور دنیا کے اندر یہ بہت زیادہ مشہور ہوئی. اور اس وقت ہر وہ شخص جو سروسز کا, جو کسی بھی کام کا بزنس کرنا چاہتا ہے, اس کی فرسٹ پریورٹی کمپنی ہے. کیوں؟ کیونکہ کمپنی کے اوپر لوگ ٹرسٹ زیادہ کرتے ہیں. میرے آپ کے اوپر لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے, ہم انڈیویجول پرسن ہیں. کمپنی ایک لیگل اینٹی رکھتی ہے, اس کی ایک لیگل ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, ایک لیگل ادارہ اس کو ڈیولپ کرتا ہے, تو لوگوں کا ٹرسٹ کمپنی کے اوپر انڈیویجول پرسن کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار کسی اکیلے کو, کسی سنگل پرسن بندے کو اگر ہم نے انویسٹمنٹ دے دی بزنس کرنے کے لیے, ہو سکتا ہے یہ ڈوب جائے, یہ فراڈ کر جائے, یہ بھاگ جائے. کمپنی بھاگے گی نہیں, یہ ہمارا پیسہ دے کر جائے گی. تو اس لیے کمپنی کے اوپر لوگ ٹرسٹ زیادہ کرتے ہیں. اب ٹرسٹ کی وجہ کیا ہے وہ اگلے جو لیکچرز اپلوڈ ہوں گے میں ان کے اندر ڈیٹیل سے بتاتا جاؤں گا. ہر لیکچر کے اندر جہاں پر شیئر کیپٹل کو ہم ڈسکس کریں گے, ہم کیپٹل کو ڈسکس کریں گے, ہم شیئر ہولڈرز کو, ہم اس کے کمپنی کی ورتھ کو, کمپنی کے ڈائیگرام کو, کمپنی کی کیٹیگریز کو جب ہم ڈسکس کریں گے ڈفرنٹ کویشچنز کے اندر, تو وہاں پر میں ڈیٹیل سے بتاتا جاؤں گا. یہاں پر اگر سب کچھ ڈیٹیل سے بتانے لگے تو یہ لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا, میں آج کا ٹاپک ڈسکس نہیں کر پاؤں گا. تو اس لیے ان شارٹ یہ بتا دوں, کمپنی کا ایک شیئر کیپٹل ہوتا ہے. شیئر کیپٹل بولے تو اس کا حجم, اس کی ورتھ, اس کا وزن کہ کمپنی کے پاس کتنا پیسہ ہے, کتنے پیسے سے یہ بزنس کر رہی ہے. تو جب فار ایگزامپل ایک کمپنی کا جو شیئر کیپٹل ہے وہ 50 لاکھ ہے, تو جو 1 لاکھ یا 2 لاکھ دینے والا بندہ ہے وہ بالکل کھلے دل سے, میرے یار آپ کے جیسے کنجوس لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بھی ڈال دیتے چل یار کون سا مرنے لگا ہے, کمپنی لاس میں بھی چلے گی تو پیسہ اپنا کھڑا ہے. کیوں؟ کمپنی کا اپنا حجم جو ہے 50 لاکھ کا ہے. تو کمپنی اپنے شیئر کیپٹل کی شومنٹ کے بعد لوگوں کے اندر یہ ڈیولپ کرواتی ہے ٹرسٹ, یہ یقین بڑھاتی ہے کہ ہم آپ کا پیسہ نہیں لے کر جائیں گے. اور سیم اس طرح سے بینک بھی جو کمپنیز کو لون ہماری اور آپ کی نسبت جلدی دے دیتے ہیں کہ کمپنی ہے, پیسہ مرنے نہیں لگا, اگر مرا بھی تو SEC بھی جو ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن جو ادارہ کمپنی سے ڈیل کرتا ہے, یہ ہمیں ہمارا پیسہ ریکور کروا دے گا. تو یہ تھوڑا سا ایک کانسیپٹ تھا. تو کمپنی ایک انکارپوریشن, ان پرسن ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہو, ایک لیگل اینٹی ہے. لیگل اینٹی کیا ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل میں ایک ایڈوکیٹ ہوں اور ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ ہوں. اب ہائی کورٹ کے ایڈوکیسی کے لیے میرے پاس ہائی کورٹ کے لائسنس کا ہونا ضروری ہے. اب میری یہ لیگل اینٹی ہے کہ میں ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ ہوں, اس کے لیے میرے پاس ہائی کورٹ کا لائسنس ہے. لیکن
جو लोअर कोर्ट के एडवोकेट्स हैं वो हाई कोर्ट के नहीं हो सकते, या आप लोग जो इन पर्सन सुन रहे हैं, इन पर्सन देख रहे हैं, इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन की हैसियत में आप देख रहे हैं, आपकी अपनी लीगल एंटिटी है। कैसे? आपके पास आईडी कार्ड है, आप पाकिस्तान के शहरी हैं तो पाकिस्तान की लीगल एंटिटी है। मेरे पास आईडी कार्ड के साथ साथ हाई कोर्ट का लाइसेंस भी है तो मैं हाई कोर्ट का एडवोकेट भी कहला सकता हूं, ये मेरी लीगल एंटिटी है। मेरे पास और जिस मेरी जो पोजेशन है उनके जो लाइसेंस होंगे वो लाइसेंस साबित करेंगे मेरी लीगल एंटिटी है। तो आप जब अपना केस फॉर एग्जांपल लेकर आते हो तो आप कहते हो कि यार एक बंदा वकील है, एक वकील नहीं है, तो अंडरस्टूड बात है, अगर आपने कोर्ट से और हाई कोर्ट से डील करवाना है अपना केस तो आप किसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? अगर आप अपना केस, आपका कोई इशू है, आप अपना केस कोर्ट में लेकर आते हो और आपने एक वकील करना है, आपके सामने दो लोग हैं, एक हाई कोर्ट का एडवोकेट है और एक वकील है ही नहीं, तो आप दोनों में से किसके ऊपर रिलाय करेंगे? अंडरस्टूड बात है, आप हाई कोर्ट के एडवोकेट के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसका लाइसेंस जब वो वकालतनामा सबमिट करवाएगा तो लाइसेंस उसका शो हो जाएगा ना, अंडरस्टूड बात है। तो उसका लाइसेंस शो हो रहा है तो आप उस शख्स के ऊपर रिलाय करोगे जिसका लाइसेंस शो हो रहा है, चाहे दूसरे शख्स को जितना ही नॉलेज क्यों ना हो, आप उसके ऊपर रिलाय कभी नहीं करोगे। चाहे वो जितना ही कंपिटेंट क्यों ना हो, आप उसके ऊपर रिलाय नहीं करोगे। आपको कहोगे यार जितना भी ये कंपिटेंट है, लेकिन है तो कॉमन पर्सन ना, वकील तो नहीं है ना, ये कम से कम वकील तो है, हाई कोर्ट का लाइसेंस तो इसके पास है, इसको प्रैक्टिस का तो पता है, इसको हाई कोर्ट का तो पता है, मुझे मरने तो नहीं देगा, मेरे केस को डूबने तो नहीं देगा, इसका क्या पता है, तितर बन जाए। अब कल को अगर मैंने इस वकील को पकड़ना भी हो तो मैं पंजाब बार काउंसिल में या पाकिस्तान बार काउंसिल में इसको पकड़ सकता हूं अगर ये मेरे साथ फ्रॉड करेगा। लेकिन कॉमन बंदा अगर मुझसे पैसे लेकर निकल गया तो मैं उसको कहां ढूंढता फिरूंगा? तो अंडरस्टूड बात है, आप हाई कोर्ट के केस को जब डील करोगे तो आप हाई कोर्ट के वकील को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे बनिस्बत कॉमन पर्सन के। सेम इस तरह से जब हमने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो हम कंपनीज को प्रेफर करते हैं बनिस्बत इंडिविजुअल पर्सन के, क्योंकि हमें पता है कंपनी को पकड़ सकते हैं, एससीसीपी जाकर कंप्लेन करके अपना पैसा रिकवर करवा सकते हैं। इंडिविजुअल पर्सन पता नहीं निकल जाए, हाथ ही ना आए, कहां चला जाए हम तो नहीं इसको जानते, पीछे से कहां से आगे कहां से है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। कंपनी अपनी एक लीगल पहचान रखती है, जैसे कि मैं अपनी एक पहचान रखता हूं, मैं एक एडवोकेट हूं हाई कोर्ट का, आप अपनी पहचान रखते हैं, आप पाकिस्तानी शहरी हैं, या आप कोई टीचर हैं, या आप लेक्चरर हैं, या पुलिस के अंदर हैं, नैब में हैं, आप इंटरपोल से लिंक्ड हैं, आप आर्मी से लिंक्ड हैं, तो जहां पर भी आप हैं उस अदारे का आपके पास एक लाइसेंस, एक विजिटिंग कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होगा, जो आपकी एक पहचान है। वो पहचान आपकी कानूनी है, कानूनी हैसियत है वो आपकी, डेट इज कॉल्ड लीगल एंटिटी। मेरी लीगल एंटिटी क्या है? मैं एक हाई कोर्ट का वकील हूं। आपकी लीगल एंटिटी क्या है? आप नैब के ऑफिसर हैं, आप पुलिस ऑफिसर हैं, आप टीचर हैं, आप लेक्चरर हैं, आप कुछ भी हैं, आप हस्बैंड हैं, आप वाइफ हैं, तो ये भी एक लीगल एंटिटी है ना। आपके पास निकाह नामा होता है तो ये भी एक लीगल एंटिटी है, इससे भी डिनाई नहीं किया जा सकता। हाँ, इसके अलावा बाकी रिलेशंस लीगल एंटिटी नहीं हो सकते। तो लीगल एंटिटी जो आपकी पहचान होती है, तो आपकी उस पहचान जो है वो लोगों के अंदर आपके म्यार को, आपके ट्रस्ट को बिल्ड करती है कि ये शख्स कितना रिलायबल है एतमाद करने के लिए। तो सेम ऐसे ही कंपनी की अपनी एक पहचान है, उसका एक लाइसेंस इशू होता है एससीसीपी के अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से, तो हम कंपनी के ऊपर ज्यादा रिलाय करते हैं बनिस्बत किसी और अदारे, किसी और इंडिविजुअल, किसी और इन पर्सन के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने से। सेम ऐसे ही बैंक वाले कंपनीज को जल्दी लोन देते हैं क्योंकि उनको उसके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा होता है। इंडिविजुअल्स को लोन मुश्किल से देर से देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता देते हैं, और उसके लोन्स की प्रोसीजर बहुत सख्त होता है। कंपनी के लोन जब बैंक देता है तो उसका प्रोसीजर नरम होता है। तो ये तो था कंपनी का बिजनेस। देखिए लेक्चर बहुत लंबा हो गया, मुझे अगला लेक्चर टॉपिक डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीटिंग्स, मीटिंग ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बन जाती है तो उसकी सबसे इनिशियल 3 मीटिंग्स होती हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। ये तीनों मीटिंग्स कौन कौन सी है मैं इनको आज थॉरली ब्रीफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से दे जाऊंगा ताकि आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो। टाइप्स ऑफ मीटिंग मैंने आपको बता दिया। स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है, a statutory meeting is such meeting which is organized by the shareholder of the company in which they discuss the different matter related to the formation of the company. It is first meeting of the company. कंपनी बनने के बाद जो पहली मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की, कंपनीज के मामलों को डिस्कस करने के लिए, that is called statutory meeting. Who can hold? कौन करवा सकता है? लिमिटेड बाई गारंटी कंपनी, जो ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाई गारंटी है, ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाई शेयर होल्डर है, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी जो है या कन्वर्टेड पब्लिक कंपनी जो है वो इसको होल्ड करवा सकती है। पर्पस ऑफ दिस कंपनी, पर्पस क्या है? शेयर होल्डर परमिशन टू मॉडिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करने के लिए करवाई जाती है। डिस्कशन के लिए, कंपनी की कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, उनको डिस्कस करने के लिए, कंपनी ने फ्यूचर में बिजनेस कैसे करना है, किस तरह से करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए पहली मीटिंग का होना जरूरी है। अगर नहीं करवाएंगे तो आपकी कंपनी जो है डिसमिस कर दी जाएगी, टर्मिनेट कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी एससीसीपी से। इसका बकायदा नोटिस भिजवाना होता है। टाइम पीरियड कितना होगा स्टैट्यूटरी मीटिंग का? 3 मंथ, कम से कम 3 मंथ और 6 माह के अंदर अंदर, मतलब 3 माह के अंदर अंदर आप करवा लें बेहतर है आपके लिए। अगर आप कंपनी बनाने के 3 माह के अंदर नहीं करवा पाते तो मैक्सिमम टाइम है 6 माह। अगर तब भी आपने नहीं करवाई ये मीटिंग और एससीसीपी को आपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट नहीं करवाई कि आपने मीटिंग करवा ली, तो आपकी कंपनी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। देन फिर वो आप शो काज नोटिस आपको जारी होगा तो आप एससीसीपी की जाकर अपनी ऑब्जर्वेशन वहां पर दे सकते हैं। इशंस ऑफ नोटिस, आपको 21 दिन से पहले जो है ना वो नोटिस सबमिट करवाना होगा। एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी की हर साल हुआ करेगी।
साल के अंदर एक बार। एनुअल जनरल मीटिंग इज अ कंपल्सरी एनुअल जनरल मीटिंग, जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है वो सिर्फ एक बार होगी, पहली जो मीटिंग है, उसके बाद दोबारा कभी नहीं होगी। एनुअल जनरल मीटिंग हर साल हुआ करेगी, जब तक कंपनी वजूद में रहेगी एनुअल जनरल मीटिंग होती रहेगी। एनुअल जनरल मीटिंग कंपल्सरी एनुअल जनरल गैदरिंग of the company interested shareholder. At this gathering, all the director of the company present at annual report which contain information of shareholder about company performance and policy. एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर तमाम डायरेक्टर्स जो हैं वो हाजिर होंगे वहां पर, उस मीटिंग के अंदर तमाम शेयर होल्डर्स को कंपनी की पूरी साल की जो है कारकर्दगी दिखाएंगे। हु कैन होल्ड, सेम वही तरीकेकार है, वही कंपनी पर्पस ऑफ होल्ड, इसका पर्पस भी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हो सकता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हो सकता है, अपॉइंटमेंट ऑफ अकाउंट प्रेजेंट हो सकता है, बोनस और डिक्लेयर इस मीटिंग, ये इसके पर्पस हो सकते हैं। इश्यूज ऑफ नोटिस, इसका नोटिस भी 21 दिन पहले इशू करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी रिगार्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग, कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग, कंपनी जिम्मेदार होगी एनुअल जनरल मीटिंग करवाने की, ये कंपनी की जिम्मेदारी है। कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड बाय द डायरेक्टर और नॉट, कंपनी ये यकीन दिलवाएगी, इंश्योर करेगी कि कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग को डायरेक्टर्स ने कॉल करवाया या किसी और ने। इफ डायरेक्टर गेट फेल टू कॉल द मीटिंग, इट इज ड्यूटी ऑफ कंपनी टू इंपोज पेनल्टी ऑन डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर एनुअल जनरल मीटिंग कॉल नहीं करवाते तो ये कंपनी की ड्यूटी है सीईओ की तरफ से कि उनके ऊपर पेनल्टी इंपोज करें। अब आती है थर्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग की कोई टाइम लिमिटेशन लॉ के अंदर मेंशन नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कंपनी के असल में ये अपने वर्ड से यह है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, यानी कि गैर रस्मी, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात के अंदर कोई ऐसी क्राइसिस आ गए हैं, ऐसा कोई इशू बन गया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, कंपनी को आज ही अपनी जो मीटिंग है वो होल्ड करवानी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग का चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम लिमिटेशन कोई नहीं है, साल में 10 बार भी हो सकती है, 50 बार भी हो सकती है, और कंपनी की पूरी लाइफ में एक बार भी हो सकती है, और चाहे तो बिल्कुल भी ना हो। देखिए पहली दोनों मीटिंग्स इसेंशियली हैं, कंपल्सरी हैं। स्टैट्यूटरी मीटिंग 3 माह से 6 माह के अंदर अंदर आपने लाजमी करवानी है। एनुअल जनरल मीटिंग आपने हर साल करवानी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जो है इसकी टाइम लिमिटेशन कोई नहीं है, चाहे तो जिंदगी में एक बार करवाए कंपनी अपनी पूरी लाइफ में, ना करवाए तो बिल्कुल ना करवाए, चाहे तो डेली करवाई जाए या साल में 10 बार, जब भी कंपनी, चूंकि ये होती है क्राइसिस के हिसाब से, कंपनी क्राइसिस में चलेगी, कंपनी लॉस में चलेगी, कंपनी को नुकसान हो गया, तो ऐसी सूरत में कंपनी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जो है वो कॉल करवाती है, ताकि तमाम शेयर होल्डर्स को न सिर्फ एतमाद में लिया जा सके बल्कि उनसे उनके आइडियाज, उनसे डिस्कशन भी की जा सके कि इसको कैसे आगे फर्दर प्रोसीड करें और कैसे इसको सॉल्व करें। पर्पस ऑफ दिस मीटिंग टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए, कंपनी को हुजम को बढ़ाने या कम करने के लिए ये बुलवाई जा सकती है। टू अमेंड द मेमोरेंडम एसोसिएशन के अंदर अमेंडमेंट के लिए ये बुलवाई जा सकती है। टू डिस्कस द स्पेशल अफेयर ऑफ द कंपनी, अर्जेंट बेसिस के ऊपर जो स्पेशल अफेयर्स हैं उनको डिस्कस किया जा सकता है। इश्यूज ऑफ डिबेंचर्स, कर्ज नामे जो होते हैं क्रेडिटर्स की तरफ से, उसके इश्यूज के लिए भी ये बुलवाई जा सकती है। इश्यूज ऑफ नोटिस, 21 दिन का इसका नोटिस होगा। टाइम पीरियड, नो टाइम लिमिटेशन हैज डिफाइंड फिक्स बाय आर्टिकल एसोसिएशन, इसकी कोई टाइम लिमिटेशन फिक्स नहीं होती, क्योंकि मुसीबत आने का कोई पता थोड़ी ना चलता है कब सर के ऊपर टपक पड़े, तो जैसी मुसीबत आती है फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जो है ये कॉल करवा ली जाती है। अदर टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, इनके अलावा भी और मीटिंग्स होती हैं, बट वो इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, उनके ऊपर इतना वर्क नहीं होता, प्रैक्टिकली वो इतनी ज्यादा इन्फोर्स नहीं होती। मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्लास मीटिंग्स, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर कंट्रीब्यूटर्स, मीटिंग ऑफ डिबेंचर्स होल्डर, ये छोटी मोटी मीटिंग्स होती हैं जो जनरल रूटीन के अंदर चलती रहती हैं, इनकी कोई इतनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। अगर आप अब तक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, और अगर आप अब तक जुड़े हुए हैं और आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो मतलब आपको लेक्चर पसंद आया तो शेयर जरूर कर दें अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, अपने हल्का अहबाब के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ व अकारब के साथ और अपने खास और स्पेशल्स के साथ। दोबारा हाजिर होऊंगा एक नए लेक्चर्स में, नई सीरीज़ के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।